गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्रैक जेके एसएसबी एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ अभी आपकी पॉलिटिकल लेक्चर। ठीक है, इसके अंदर आपका बेसिक कवर होगा सारा का सारा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे बैठ के आपको ध्यान से सुनना है जो चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक कवर कर रहा हूँ, ठीक है, उस बात को ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं जो लेवल ऑफ स्टूडेंट्स है वो मैं यहाँ पे उस बच्चे को लेके चलूँगा जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, और उस स्टूडेंट को भी ध्यान में रखूँगा जिसको सब कुछ आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, पॉलिटी है ना जो, इसके अंदर सबसे पहले आपको बेसिक टर्म समझनी है, ठीक है। आपको डायरेक्टली कोई बोलेगा लक्ष्मीकांत उठा लो, ठीक है, या फिर बोलेगा एनसीईआरटीज़ उठा लो, तो आपको कुछ भी वहाँ पे समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। ये बात मैं आपको क्लैरिटी के साथ लिख के देता हूँ, आपने खुद भी पढ़ के देख ही लिया होगा अब तक, राइट। तो इस लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनना, एक ही लेक्चर में आपके सारे बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखो, सबसे पहली जो टर्म है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। मैं थोड़ा कम कम ही लिखूँगा यहाँ पे, तुम्हें बस ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा। अब तुम लोग ना लेट करो कि एक रूम है, एक कमरा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये उस कमरे में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन लोगों को हमारी जनता ने चूज़ किया है। किस लिए चूज़ किया है, इनका पर्पस क्या है वहाँ पे बैठने का, पार्लियामेंट हाउस में बैठने का। ये बंदे बैठ के वहाँ पे लॉ बनाएंगे। क्या बनाएंगे वहाँ पे? लॉ बनाएंगे, ठीक है। किसके लिए बनाएंगे? हमारे लिए, ठीक है, ध्यान रखना। ये बंदे लोकसभा राज्यसभा में इसलिए बैठते हैं ताकि ये हम लोगों के लिए लॉ बना सकें। अब एक टर्म सीख लो पहले, ठीक है, एक टर्म सीख लो, दैट इज़ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है, अगर आपके सामने वर्ड आता है लेजिस्लेचर, तो आपको सीधा समझना है लोकसभा प्लस राज्यसभा, बस इतना समझना आपको कि लोकसभा प्लस राज्यसभा को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों के सामने एक टर्म आ गई पार्लियामेंट, ठीक है, अगर आपके सामने टर्म आई पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। अब ऐसा क्यों है, इसका भी मैं आपको रीज़न दूंगा आगे, ठीक है। अब इस पार्लियामेंट का काम क्या होता है? इस पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना बैठ के, ठीक है। अब लॉ जो है वो लोकसभा और राज्यसभा बनाती है। ये प्रेसिडेंट क्या करता है, इसके रोल को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पॉलिटी के अंदर हम पढ़ते हैं मेनली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या किस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, इस बात को ध्यान से समझ लो। ये मत सोचना कि यार बेसिक है तो यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आता है। इवन आईएएस के प्रीलिम से मैं बताऊंगा साथ साथ में कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन निकला हुआ है जब मैं पढ़ाता चलूँगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ध्यान से सुनो। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक ऐसी किताब है, एक ऐसी बुक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिए हुए हैं, या कह सकते हैं कि कुछ लॉज हैं। और जो भी रूल्स हैं वो देश के हर एक सिटीजन को मानने पड़ेंगे, हर एक बंदे को उन रूल्स को मानना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम उन रूल्स को नहीं मानते तो होगा क्या? तो भाई कुछ नहीं होगा, सरकार हमें उस चीज़ के लिए सज़ा देगी, ठीक है। लेकिन ये रूल मानने क्यों है, एक वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमें उन रूल्स को मानना क्यों है। हमें उन रूल्स को इसलिए मानना है ताकि हमारा बैलेंस बना रहे, इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, ठीक है। लोग डिसिप्लिन में चलें, सब सही से एक प्रॉपर वे में चीज़ें चलें, ठीक है। इसलिए हमें रूल्स को मानना है, राइट। अब चीज़ आती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, ठीक है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं भाई, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, एक एक पॉइंट यहाँ पे एलैबोरेट करूँगा मैं, तो ध्यान से सुनना इस चीज़ को कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड किस लिए पड़ती है। पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये हमें बेसिक रूल्स प्रोवाइड करे, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, ठीक है, और जो सोसाइटी है उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। अब दूसरा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है कि किसके पास पावर है डिसीजन लेने की सोसाइटी में। मतलब ये है कि कुछ समझ में आया नहीं, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ अपने देसी जुगाड़ के साथ, जो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं देसी तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कुछ रूल्स और रेगुलेशन देता है जिसके हिसाब से देश चलता है। दूसरा काम ये है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये डिसाइड करता है कि किसके पास कितनी पावर रहेगी। मतलब प्रधानमंत्री की पावर कहाँ तक सीमित है। क्या वो आज ये बोल सकता है कि देश के हर एक सिटीजन को गोली मार दो? नहीं बोल सकता, है ना, नहीं बोल सकता। प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर रहेगी? एक हर एक चीज़ की, हर एक पॉइंट की, हर एक पोस्ट की एक पर्टिकुलर बाउंड्री सेटअप करी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्यों करी गई है? ताकि उन चीज़ों का कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो सके, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में कैसे बोलोगे तुम लोग? इसको अंग्रेजी में किस तरह से बोलोगे? जस्ट गिव मी अ सेकंड। राइट, सो इंग्लिश में इस चीज़ को कैसे एलेबोरेट करोगे? सेकंड फंक्शन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी, की किसके पास पावर है सोसाइटी के अंदर डिसीजन लेने की, राइट। अब तीसरे फंक्शन की बात करें तो जो, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो दूसरा फंक्शन मैंने आपको बताया ये आईएएस के प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ चुकी है, ये मैं क्लियर कर दूं, तो ध्यान देना इस चीज़ पे। हर कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, ठीक है। अब तीसरा फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? अब थर्ड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि मान लो कि जैसे पीएम है हमारे, ठीक है, तो उनके पास पावर नहीं है मतलब उनके पास ना सारी चीज़ों की पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने थोड़ी थोड़ी पावर सबके बीच में डिवाइड करी हुई है, ठीक है। सभी के पास कुछ ना कुछ है, ठीक है। और जितनी पावर जिस बंदे को दी हुई है वहाँ पे एक लिमिटर सेट करा गया कि भाई तू इससे आगे काम नहीं कर सकता, दिस इज़ योर बाउंड्री, यू हैव टू वर्क विद इन दिस बाउंड्री, तुम्हें इस बाउंड्री के अंदर काम करना पड़ेगा। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करके देता है ऑलरेडी कि भाई किस किस पोस्ट पे कितनी पावर है। अब ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या फंक्शन है? थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज टू इट्स सिटीजन्स, कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट करता है, कुछ लिमिट सेट करता है, ठीक है, कि बेसिकली किसके पास कितनी पावर है उसका एक लिमिटर सेट करके देता है। और ये जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में पूछ चुका है, क्लैरिटी रखना इस बात की। अब एक चीज़ और है कि कोई भी बंदा इन लिमिट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिट्स बना के दी हैं, ठीक है, इनसे बाहर जाके काम नहीं कर सकता, ध्यान रखना। अब चौथे फंक्शन की बात करेंगे। चौथा फंक्शन है कि जितने भी लोग हैं ना देश के अंदर, हमारी ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन की जितने भी देश के अंदर लोग हैं उनके जो भी ड्रीम्स हैं, उनके जो भी सपने हैं, उनके जो भी एक्सपेक्टेशन है उन्हें पूरा करो, ठीक है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। किसको बोल रहा है? गवर्नमेंट को बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार हमें, अब एक बंदा है जो आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, तो उसने ग्रेजुएशन पास की, यूपीएससी का पेपर पास किया, उसके बाद वो आईएएस ऑफिसर बन गया। अब एक बंदा और है वो कहता है यार मेरी भी ग्रेजुएशन पास है, मुझे बना दो आईएएस ऑफिसर। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बोल रहा है ना कि सबके ड्रीम पूरे करो, तो मेरे भी पूरे करो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे अब ड्रीम पूरे करने का मतलब यहाँ पे ये बनता है कि इसका मतलब है जैसे कोई बीमारी है तो बच्चों के लिए आपने बेसिकली कोई स्कीम चला दी, ठीक है, और हॉस्पिटल बनवा दिए, स्कूल बनवा दिए, अच्छे से आपको एडवांसमेंट करना है चीज़ों का, ठीक है। इस तरह के काम, ऐसा काम नहीं है कि आप जाके बोलोगे कि नहीं नहीं यार मुझे भी ये चीज़ दे दो ज़बरदस्ती, तो ऐसी वाली यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। अब ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, क्या था फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इज टू एनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशंस ऑफ ए सोसाइटी, कि सोसाइटी की एस्पायरेशंस को फुलफिल करो और क्रिएट करो कंडीशंस जिसकी वजह से एक सोसाइटी खुश रह सके, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सीडीएस, सीएपीएफ और आईएएस प्रीलिम्स तीनों में पूछ चुका है, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा थोड़ी सी पार्लियामेंट की, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा यहाँ पे पार्लियामेंट की, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ना इसको कॉपी पे एज इट इज़ नोट करते जाना अपनी लेमैन लैंग्वेज में, पर तो तुम कहीं से भी लोगे, ठीक है। लक्ष्मीकांत तुम्हारे पास होगी, एनसीईआरटीज़ होगी, लेकिन अगर तुम्हें समझ में, देखो लैंग्वेज जो है ना पॉलिटी की, दैट इज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट, ठीक है। तो वो चीज़ का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो पार्लियामेंट की बात करेंगे अब यहाँ पे, देखो तो जो पार्लियामेंट है ना इसको क्यों बिठाया गया है, क्यों बनाया गया है, लोकसभा राज्यसभा क्यों क्रिएट करी गई है? इनका काम है बैठ करके लॉ बनाना, किसके लिए बनाना? देश के लोगों के लिए बनाना, ठीक है। लेकिन इनके पास भी लिमिटेड पावर्स हैं, ठीक। अगर ये अपनी पावर से बाहर निकलते हैं, अगर ये अपनी पावर से बाहर निकल के कोई भी काम करते हैं तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी एक बॉडी होनी चाहिए। तो सुप्रीम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हर एक जुगाड़ पूरा प्रॉपर तरीके से बिठा रखा है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है।
तो वो सब है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है ये यहाँ पे बेसिक ख़त्म है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ जो शुरू होती है यहाँ पे दैट इज़ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे इसकी मेकिंग पे, ठीक है। इसकी मेकिंग पे थोड़ी सी बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से क्रिएट हुआ है, राइट। देखो इंडिया जो है ना, जब जैसे जैसे वो हम लोग इंडिपेंडेंस के पास जा रहे थे तो हमें ज़रूरत पड़ी है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो 1934 में एम.एन. रॉय साहब आते हैं और ये कहते हैं कि इन्होंने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन का और ये कहते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ बनानी चाहिए। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड की है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। अच्छा, अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या होती है? ये बेसिकली कैसी सभा है? सभा क्या होती है? देखो तुम्हारे गाँव में कोई केस हो जाता है तो सरपंच साहब आते हैं ना, कहते हैं भाई सभा बैठाओ। गाँव के बड़े बड़े लोग आते हैं वहाँ पे, ठीक है, और बैठते हैं, फिर एक डिसीजन लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बेसिकली एक ऐसी सभा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इन्होंने बोला, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूंट का मतलब भाई ये असेंबली बैठ करके एक कमरा लेगी, उस वहाँ पे बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो असेंबली है, अच्छा 1938 के अंदर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ पे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट असेंबली रहेगी विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि सर कि भैया इस असेंबली में सिर्फ और सिर्फ इंडियन होने चाहिए, ब्रिटिशर्स बैठ के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन नहीं करेंगे। दैट इज़ अ वेरी क्लियर कट थिंग कि इस असेंबली के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियन चाहिए, ब्रिटिशर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सीडीएस में पूछ चुका है, ठीक। अब आगे चलते हैं। 1934 में क्या होता है, जब एम.एन. रॉय ने आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे लिए बना दो। 1938 में नेहरू साहब ने इंडिपेंडेंट असेंबली की डिमांड कर दी कि भैया असेंबली तो बनाओ लेकिन उसके अंदर कोई ब्रिटिशर नहीं होना चाहिए। तो जो डिमांड है ब्रिटिशर ने इनकी एक्सेप्ट करी है 1940 में, जो अगस्त ऑफर आया था। अब मैं हिस्ट्री में यहाँ पे नहीं जाऊँगा, ध्यान रखना, ठीक है। हिस्ट्री में यहाँ पे मैं नहीं घुसूँगा, ठीक। तो फिर उसके बाद 1942 के अंदर क्या हुआ, क्रिप्स जो है वो इंडिया आते हैं क्रिप्स मिशन लेके, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम आपके लिए बना देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, ठीक। 1942 में ये बंदा इंडिया आ रहा है और बोल रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हो रही है उसके बाद में हम लोग चीज़ें बना देंगे। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है ना दैट इज़ 1935 टू 1945। अब एक चीज़ तुम लेट करो कि तुम 39 में एक वॉर शुरू हुई है, 42 में तुम खड़े हुए हो और तुम्हें ये नहीं पता है कि ये लड़ाई कब ख़त्म होने वाली है, तो तुम लोगों का रिएक्शन क्या होगा? तुम लोगों को बोलें कि यार ये चीज़ ख़त्म होगी तब हम ये चीज़ करेंगे, तो तुम लोग ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए एग्री नहीं करोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ से ना असली पॉलिटिक्स शुरू होती है, ठीक। तो फाइनली क्या होता है कि ब्रिटिशर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। क्यों? क्योंकि भाई पैसे लगते हैं, ठीक है। आप मिलिट्री को आप इक्विप करोगे, उनको अच्छे वेपन दोगे, आप इतनी कंट्री से लड़ोगे तो फिर आपकी कंट्री का पैसा तो जाएगा। नो डाउट कोई जीते हारे, लेकिन जो जीता भी है ना उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लड़ाई में, ये बात याद रखना। इसलिए कभी भी लड़ाई की डिमांड मत करा करो कि यार इंडियन आर्मी को भेज दो, पाकिस्तान उड़ा दो, ये कर दो वो कर दो, इस तरह की बातें मत करा करो यार, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, डिपेंड करते हैं जो, ठीक है। बहुत सारे लोगों की जानें लगी होती हैं, ठीक है। तुम्हें इस बात का इल्म भी नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। तो यहाँ से ना ये जो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, यहाँ से कुछ सीखो यार, ठीक है, बी मैच्योर। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिशर जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। इनको समझ आ गया था कि अब इंडिया को हम ज़्यादा टाइम होल्ड कर नहीं पाएंगे। तो फिर 1946 में क्रिप्स जो है, क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये 3 बंदे हैं, ठीक है। ये ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है ये भी मैं तुम्हें चीज़ क्लियर कर दूँ, यहीं पे बता देता हूँ, ठीक। देखो मान के चलो एक बस है, बस में तो तुम बैठे ही होंगे, ठीक है। एक बस में कैबिन होता है, ठीक है, और पीछे सीट्स होती हैं, कैबिन के अंदर भी कुछ सीट्स होती हैं। अब एक ड्राइवर भी होता है। अब देखो जो ड्राइवर है ना उसको लेट कर लोगे, ये प्रधानमंत्री है, पीएम साहब है हमारे, ठीक है। तो ये चीज़ों को होल्ड करते हैं, ठीक। तो प्रधानमंत्री इज़ द ड्राइवर अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल, ठीक है। अब उस कैबिन में कुछ लोग बैठे होंगे, ठीक है, और जो पीछे वाली सीटें हैं कैबिन से बाहर, वहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, राइट। तो जो जितने भी बंदे इस बस के अंदर बैठे हुए हैं, ये मान लो सारे के सारे एमपीज़ हैं, ठीक है, जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर बैठते हैं एमपीज़ हैं ये सारे।
अब प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि यार आप जो सीट में से बैठे हो इनमें से कुछ लोगों को उठा लिया, और बोला आप लोग कैबिन में आ जाओ, अंदर आ जाओ, ड्राइवर वाली जो सीट है उसके पास जो सीट्स होती हैं वहाँ पे आके बैठ जाओ, आप कैबिन में आ जाओ, और ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ साफ है कि ये जो लोग आकर के प्रधानमंत्री के पास बैठ गए हैं, तो ये सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री के बिल्कुल क्लोज हैं, राइट। आपने देखा होगा, हाँ, जैसे अमित शाह हैं या राजनाथ सिंह हैं, ठीक है, और इस तरह के कुछ मिनिस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। क्यों? प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है ये भी एमपीज, ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत करके आए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी उन्हीं की तरह है, लेकिन इनको थोड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज होल्ड करके दी। जैसे राजनाथ सिंह के पास हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो इनके पास कुछ बड़ी बड़ी, अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री है, तो ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं, तो इनका अपडेट बहुत जल्दी चाहिए होता है प्रधानमंत्री को, इसलिए कुछ बंदों को उठा करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाता है, राइट, जो प्रधानमंत्री के बिल्कुल इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही ये जो लॉरेंस है, अलेक्जेंडर है या क्रिप्स हैं, ये ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ये सारे एक प्लान लेके आते हैं इंडिया के अंदर कि हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे, ये बोलेंगे हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। तो हुआ क्या, कैबिनेट मिशन प्लान लेके आए। इसका काम क्या था कैबिनेट मिशन प्लान का, कि ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना के दें, ठीक है। इनका काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब होता क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इंडिया की, इसके अंदर टोटल जो मेंबर थे दैट इज़ 389, ठीक, 389 इसके अंदर मेंबर थे। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यार, ठीक है, बाकी होप सो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 389 मेंबर्स थे टोटल, ठीक है। इन 389 मेंबर में से 292 जो मेंबर हैं वो प्रोविंसी से आए थे, 4 जो मेंबर हैं ये चीफ कमिश्नर एरिया से आए थे, और 93 जो सीट्स हैं ये प्रिंसली स्टेट से आए थे, ठीक है। अब प्रोविंस क्या होते हैं ये भी क्लियर कर दूं भाई, और प्रिंसली स्टेट्स क्या हैं या चीफ कमिश्नर एरियाज़ क्या हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे बता दूंगा मैं। देखो, अच्छा, स्टेट किसको बोलते हैं, स्टेट किसको बोलते हैं? आज के टाइम पे हम बोलते हैं कि एक राज्य को हम बोलते हैं स्टेट अंग्रेज़ी में, ठीक है। तो ये जो आज की स्टेट है ना, पहले इसको प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और चीफ कमिश्नर एरिया, जैसे तुम्हारी जम्मू एंड कश्मीर यूटी, इसी को बोला जाता है चीफ कमिश्नर एरिया, ठीक है। तो ये कौन कौन से एरिया थे उस टाइम पे? दिल्ली था, अजमेर था, मेवाड़ था, कुर्ग था, बलूचिस्तान था। अब कुर्ग और अब बलूचिस्तान को सोच के ये मत बोलना कि यार वो पाकिस्तान में है, ठीक है, उस टाइम पे यूनाइटेड थे भाई, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक। अब उसके बाद में प्रिंसली स्टेट की बात करें, ये वो स्टेट हैं जो ब्रिटिशर के अंडर आती हैं, बट यहाँ पे रूल जो है वो किंग करता है, ठीक है, किंग करता है यहाँ पे रूल। अगर हम देखें 292 और 4 सीटें तुम चीफ कमिश्नर एरिया की जोड़ दो, तो 296 सीट जो है ना इन पे इलेक्शन होगी, ठीक है, इन पे इलेक्शन होगी। और जो 93 सीट हैं जो प्रिंसली स्टेट्स वाली हैं, इन पे इलेक्शन नहीं होगी, ये सारे के सारे नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। मतलब इनको भाई नाम लेकर के इनको बनाया जाएगा, इनका ऐसा कोई सीट वीट वाला सीन नहीं है, इनका कोई इलेक्शन वगैरह हेल्ड नहीं होगी, राइट। उसके बाद बात करें, ये जो सीट है प्रोविंसेस वाली, मतलब स्टेट्स वाली, ठीक है, ये जो सीट्स हैं स्टेट्स वाली 292 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनको 3 मेजर कैटेगरी में बांटा गया उस टाइम पे, 3 मेजर कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब जो 3 मेजर कैटेगरी थी वो कौन सी थी? एक था भाई मुस्लिम्स को, दूसरा था भाई सिख्स को, और तीसरा था जनरल, ठीक है। जनरल में मतलब कौन आएगा? सिख और मुस्लिम को छोड़ के जितनी भी जाती है वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनने के लिए इलेक्शन होता है। तो जो इलेक्शन होगा वहाँ पे सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब ये क्या होता है सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम? ये मैं आपको जब वोटिंग बढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीके से, वहाँ पे बहुत सारे टाइप की वोटिंग सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियर करूँगा। अभी के लिए इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क रखना, राइट। अब जो 93 सीट थी, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट वाली थी, ठीक है, 93 सीट जो प्रिंसली स्टेट वाली थी, ठीक है, इनके लोगों के लिए ना कोई इलेक्शन नहीं होगा, और यहाँ पे बंदों को नॉमिनेट किया जाएगा। मतलब भाई यहाँ पे ये मत सोच लेना कि किंग जो है, जो उन स्टेट्स का राजा होगा, वो खुद को नॉमिनेट कर सकता है, नहीं, राजा खुद को नॉमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे अब राजा के दिमाग में एक बात ये भी तो आएगी कि यार जिस बंदे को मैं नॉमिनेट करूंगा वो जाकर के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठेगा, उस बंदे का नाम ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं क्यों किसी को नॉमिनेट करूं? और हुआ भी ऐसा ही,
हुआ भी ऐसा ही, इन्होंने किसी का नाम नॉमिनेट करा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो मैंने जो पहला वाला तो आपको पॉइंट पढ़ाया कि इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनने के लिए इलेक्शन होता है और वो सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होगा। ये स्टेटमेंट CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में पूछ चुका है, ठीक है। अब एक बात तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि देखो, हर एक प्रोविंस जिसको तुम स्टेट बोलते हो, ठीक है, हर एक प्रोविंस की, हर एक स्टेट की कह सकते हो, अपनी एक प्रोविंशियल असेंबली होती थी उस टाइम पे। प्रोविंशियल असेंबली मतलब विधानसभा। अब मैं तुम्हें ना थोड़ा सा एक डिफरेंस बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस क्या, कंपैरिजन करके बता देता हूँ। यहाँ पे है एक लोकसभा, ये होती है सेंटर में, ठीक है। स्टेट के अंदर इसी लोकसभा को तुम कह सकते हो विधानसभा, और सेंटर में जिसको तुम राज्यसभा बोलते हो ना, इसी को तुम विधान परिषद बोलते हो स्टेट के अंदर। ये डिफरेंस क्लैरिटी रखना, ठीक है। अब उस टाइम पे यहाँ पे हम स्टेट को क्या बोल रहे हैं, प्रोविंस बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे इनकी विधानसभा होगी या प्रोविंशियल असेंबली होगी, तो उस टाइम पे विधानसभा को हम लोग बोलने जा रहे थे प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। तो हर एक प्रोविंस की, हर एक कह सकते हो स्टेट की अपनी एक प्रोविंशियल असेंबली थी, मतलब विधानसभा थी, ठीक है। तो हर एक प्रोविंशियल असेंबली के बंदे ने वोटिंग की और बंदे चूज़ किए, मतलब बंदे इलेक्ट किए उस टाइम पे, ठीक है। हर एक स्टेट के बंदे, मतलब जैसे हम वोटिंग करते हैं वैसे स्टेट्स के अंदर वो वोटिंग हुई, ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, जो 296 सीट थी, अब 292 तो मैंने बता दिया प्रोविंस वाली, 4 जो चीफ कमिश्नर एरियाज थे वहाँ से, जो 296 सीट थी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्शन हुई, ठीक है, जुलाई अगस्त के महीने में 1946 के टाइम पे, राइट। इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके पास इन 296 में से 208 सीट, 208 सीटें जीत ली इन्होंने। मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उन्होंने 73 सीट जीती, और जो छोटे छोटे ग्रुप थे, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट जो पार्टीज थी, उन्होंने 15 सीटें जीती हैं, राइट। अब प्रिंसली स्टेट की जो 93 सीट थी, मैंने बताया जिसके अंदर नॉमिनेटेड बंदों को लाया जाएगा, ठीक है। अब वो फिल ही नहीं हुई, क्यों? क्योंकि किंग ने अपने हिसाब से मतलब क्या किया, किसी को नॉमिनेट ही नहीं करा यार, क्योंकि किंग को लगा कि यार अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर बनूंगा तो नॉमिनेटेड मेंबर बेसिकली जो हो, जिसको मैं नॉमिनेट करूंगा ना, उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी मेरे से। तो इन्होंने इसलिए नॉमिनेटेड जिन बंदों को नॉमिनेट करना था अपने प्रोविंस में से, जो अपने प्रिंसली स्टेट में से, वहाँ से इन्होंने किया ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ से कोई सीट आई नहीं, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है, इसके अंदर एक सवाल पूछा था CDS में और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली मैक्सिमम सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ यहाँ पे बैठी हुई थी, ठीक है, लेकिन कौन सी 2 पर्सनैलिटी थी जो इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने के टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। तो पहला नाम आता है अपने गांधी साहब का, महात्मा गांधी, और दूसरे हमें जिन्ना, ठीक है। और जिन्ना से ना तुम लोग नफरत करना बंद कर दो भाई, मैं तुम्हें एक बात इसके बारे में एंड में बताऊँगा, ठीक है। हम लोग क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एंटी हो चुके हैं, ठीक है, हर चीज़ के। हम एक इंसान की अचीवमेंट देखते नहीं हैं, ठीक है। अगर तुम जिन्ना की लाइफ को भी ध्यान से देखोगे ना, पढ़ोगे, तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि भाई इस आदमी ने अगर ठान लिया था कि मैं एक अलग कंट्री बनाऊंगा, तो तुम उसकी इंडिविजुअलिटी देखोगी यार, अकेले दम पे उस आदमी ने एक कंट्री बनाने का डिसीजन, सारे लोग अंगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी उस चीज़ को पूरा कर पाना, दैट इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। अब तुम ही यार अपनी एज में तुम लेट करके देख लो, ठीक है, तुम लोग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड यू आर नॉट इवन एबल टू क्रैक इवन अ सिंगल एग्जामिनेशन, अभी तुमसे क्रैक नहीं हो रहा है, बहुत सारी तुम लोग प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो, उस चीज़ को ही हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अचीव कर पाना, इतनी ऊपर जाना, ये आसान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, दैट इज़ महात्मा गांधी एंड एम ए जिन्ना, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, यहाँ पे टोटल मैंने बताया था तुम्हें 389 सीट थी, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट बेसिकली बीच में आई नहीं, ठीक है, उन्होंने नाम वगैरह दिए नहीं। तो हुआ क्या, तो फाइनल एंड कंक्लूजन रिजल्ट क्या निकला यहाँ पे, एंड कंक्लूजन रिजल्ट ये निकला कि 296 सीट पे ही गेम बनी जितनी बनी, ठीक है। उसमें से 208 सीटें INC लेगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस लेगी, 73 सीट मुस्लिम लीग लेगी, उसके बाद 15 सीट जो है वो बाकियों के पास चली गई। अब जिन्ना ने डिमांड किया कि हमें न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए जो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो फिर ये जो 296 मेंबर थे, इनमें से 90 लोगों ने हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिज़ाइन कर दिया और जा करके पाकिस्तान में जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की नीड थी उसको जाके ज्वाइन कर लिया। तो अब यहाँ पे 200, तो अब 206 यहाँ पे बंदे रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि 90 बंदों ने तो रिज़ाइन कर दिया। अब यहाँ पे 206 बंदे यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने अपनी पहली मीटिंग कब रखी, तो पहली मीटिंग इनकी 9 दिसंबर को हुई है, ठीक है, 9 दिसंबर
1946, ठीक है। इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। ये क्वेश्चन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में पूछ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ चुका है CDS में, वो भी मैं तुम्हें साथ साथ में बताता चलूँगा ताकि तुम्हें पता चलता रहे यार कि कौन सी लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम है, ये तुम खुद रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये बेसिकली इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट असेंबली का बनाया गया था। उस असेंबली का, किस असेंबली का? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी बैठ के, ध्यान रखना, ठीक है। ये CDS में पूछ चुका है, ठीक। अब देखो, अब ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट है तो इनको रिप्लेस करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक है, और HC मुखर्जी जो है ये परमानेंट प्रेसिडेंट बनेंगे, और ये दोनों ही बनेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बनेगा? प्रेसिडेंट यहाँ पे जो परमानेंट बनेंगे दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? यहाँ पे HC मुखर्जी, ध्यान रखना, ठीक। अब मैं तुम्हें कुछ सीधी सीधी चीज़ें बता देता हूँ जो तुम्हारे काम में आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होगा यहाँ पे पेपर में, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। पहली मीटिंग पूछेगा आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कब हुई है, तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ 9 दिसंबर 1946, ठीक है, क्लियर। प्रेसिडेंट पूछेगा पहला, तो या फिर टेम्परेरी बोलेगा तो तुम्हें यहाँ पे जवाब देना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये टेम्परेरी थे, ठीक है। उसके बाद पूछ लेते हैं यहाँ पे सेकंड मीटिंग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड मीटिंग जो है ये आपकी हुई है 11 दिसंबर 1946, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आपसे यहाँ पे ये पूछ सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनना किस डेट को शुरू हुआ था, तो वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनना, ठीक है। उतार रहे ना सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब रेडी हुआ था, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। उसके बाद कितना टाइम लगा था ये पूछ सकता है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि भाई इसको बनने में कॉस्ट कितनी आई थी, तो कॉस्ट अगर पूछता है तो आपको ध्यान रखना 64 लाख 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये मत बोलना यार कि एक किताब बनाने में इतना खर्चा आ गया, ठीक है। देखो होता पता क्या है, वहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं ना उनकी सैलरी भी लगती है, बहुत कुछ है, ठीक है। उनका चाय का, दारू का, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई बीच में, ठीक है। वो सारी यहीं पे सरकार के खाते में बिल फटता है फिर, ठीक है। तो ध्यान रखना उस टाइम के, हालांकि जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो बहुत अच्छे थे, आज की तरह हैं नहीं वैसे, ठीक है। ये मैं यहाँ पे क्लैरिटी रख दूँ, इसलिए 64 लाख में काम हो गया। अगर आज पे होता तो शायद यहाँ पे शायद 6400 करोड़ लग जाता, ठीक है। तो उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बट अभी देखो अभी उसे हमने अडॉप्ट नहीं करा है, अब इस चीज़ का क्या मतलब है वो चीज़ में मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। अच्छा, उससे पहले कुछ चीज़ें सीखनी है हमें, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ध्यान से सुनना है क्या चीज़ें, ठीक है, एक ही बार में चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक हो। अब देखो 13 दिसंबर 1946, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा है, देखो डॉक्टर मिस्टर BN राव, ये अपॉइंट हुए हैं एडवाइज़र कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई है ना, उसको अगर बीच में किसी चीज़ की एडवाइस की नीड पड़ेगी तो BN राव साहब जाएंगे और एडवाइस देंगे। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ क्या मतलब है, ये बेसिकली एक बुक है जो नेहरू लेके आए थे, ये लेके आए, और जब ये लेके आए तो इन्होंने बताया कि अब बोला तो है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कैसा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोगों ने देखा नहीं, हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। हम लोग तो भाई ब्रिटिशरों से लड़ाई कर रहे थे, हमें तो सत्याग्रह करना था, हमें तो बहुत सारी चीज़ें करनी थी, ठीक है। हम लोगों ने पता नहीं बहुत सारे तांडव किए हैं भाई हिस्ट्री में, तुम्हें भी पता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक कैसी होती है इंडिया के लोगों ने वही नहीं देख रखी है। लगभग 5% वहाँ पे लिटरेसी रेट नहीं है इंडिया का, उस टाइम पे लोग पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं पता यार लोगों को, ठीक है, उस टाइम पे। इस बात को ध्यान रखो, आज की तरह दुनिया नहीं है उस टाइम की, ठीक है। और तो यहाँ पे नेहरू साहब एक बुक लेके आते हैं, कहते हैं भाई इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देख लो। तो ये 13 दिसंबर 1946 को ये लेके आए, ठीक है, और 22 जनवरी 1947, ठीक है। डेटों को ना थोड़ा दिमाग में घुमाया करो। 13 दिसंबर 1946
और 22 जनवरी 1947, लगभग 1 महीने और कुछ दिन ऊपर, ठीक है, इतना सा ही टाइम लगा और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके अंदर था क्या, क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर? इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था कि ये कहता है कि इंडिया को एक ऐसा देश बनाना है, इंडिया को एक ऐसा देश बनाना है जो अपने सारे फैसले खुद ले सके। उसी को बोलते हैं कि भाई इंडिया को हम सोवरन करेंगे। सोवरन मतलब ऐसी कंट्री जो खुद के डिसीजन खुद ले सके। दूसरी बात क्या बोलता था? दूसरी बोलता था कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सबको कंबाइन करके एक सिंगल कंट्री बना दो। स्टेट है ना, जैसे पजल होती है, ठीक है, पजल होती है, तो पजल में क्या होता है, देखो, अगर मैं तुम्हें एक इस तरह से वो देखा होगा तुमने यार, जिसको हम लोग जोड़ते थे ना बचपन में, इस तरह का एक स्ट्रक्चर आता था, मैं बताता हूँ तुम्हें, इस तरह का एक स्ट्रक्चर से नहीं आते थे, तो जिसको हमें हमें अलाइन करना होता था, फिर इस तरह की हमें कीज़ टाइप मिलती थी, हम उसको जोड़ते थे और कुछ पैटर्न या कुछ बन जाता था। तो वो सारी चीज़ें जोड़ करके एक पूरा एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर सा बन जाता था, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ये भी उस टाइम पे वैसा ही है कि ये कहता है कि इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर, अब ये मैं बना रहा हूँ इंडिया का मैप थोड़ा सा, तो थोड़ा समझना, ये मेरा प्यारा भारत, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ लो कि इंडिया के अंदर ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं ना उस टाइम पे, लगभग 565 कंट्रीज़ हैं भाई, ये भी बता दूँ मैं, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ो, इन सभी को कंबाइन करो और सिंगल नाम दे दो इंडिया, कि ये एक सिंगल कंट्री है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, इन सभी को जोड़ करके एक सिंगल कंट्री बनाना है, ठीक है। मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट है सबको कंबाइन करो और एक सिंगल कंट्री बना दो, ठीक। अब किसी भी स्टेट का एरिया कम ज़्यादा करना है तो वो भी काम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली करेगी। कोई स्टेट ज़्यादा बड़ी है, पर सोचते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ पे एरिया कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, तो उन स्टेट का एरिया ज़्यादा करना कम करना ये सब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइड करेगी। अब ये एक और बात कहता है कि ऐसी कंट्री बनानी है जहाँ पावर सिर्फ सेंटर के पास ना हो और स्टेट के पास भी पावर्स जाएँ, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे देखो, स्टेट में भी पावर होती है, सेंटर के पास भी पावर होती है। स्टेट भी कुछ मैटर्स पे अपने डिसीजन, अपने लॉ बनाता है, वैसे सेंटर भी बनाता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हैं। अभी हमारे जम्मू में देख लो, अभी यूटी है, तो क्या हुआ, एक असेंबली बनी, सॉरी, एक 3 मेंबर कमेटी बनी जिन्होंने पेपरों को क्रैश करा या बहुत सारी चीज़ें की। ये किसका फैसला था? यूटी का फैसला था। अगर स्टेट होते कहते स्टेट का फैसला था, ठीक है। तो सेंटर का तो इसमें कोई रोल नहीं था ना, ठीक है। और क्या कहता है? ये कहता है ऐसा देश होना चाहिए जिसमें सबको जस्टिस मिले, सबको जॉब के लिए फॉर्म फिल करने का हक हो, पूरी फ्रीडम हो, थॉट ऑफ एक्सप्रेशन हो, अपनी मर्जी से जिस चीज़ पे चाहे उस चीज़ पे बिलीव कर सके, जैसा चाहे आप वैसे चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस मतलब अगर आप कोई बंदा है वो गूंगा है तो वो इशारों से भी चीज़ों को समझा सकता है, लेकिन इशारों का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत इशारे कर दो और उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा ग्रेट हो जाए, तो उस तरह की चीज़ें नहीं, ठीक है। एक वैलिड चीज़, ठीक है। तो आप किसी भी रिलीजन में आप बिलीव कर सकते हो, आप वर्शिप कर सकते हो, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ों को लेकर के चलने की बात की है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है ना, जितना भी ये बन रहा है, ये अडॉप्ट हुआ था, मैंने बता दिया, 22 जनवरी 1947, और फिर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, ठीक है, लागू हो गया था मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। बस अब एक मैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं इस लेक्चर को ऑफ करूँगा, राइट। थोड़ा सा पेशेंस हो रखो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। तो इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने कुछ चेंजेस किए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, असेंबली के अंदर। असेंबली को खुद से सॉवरन बना दिया इसने, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हो ना, जो असेंबली के मेंबर हैं वो जिस तरह का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं उनको इंडिपेंडेंटली बनाने दिया जाए, कोई भी उनको टोका टोकी नहीं होगी बीच में। दूसरा इन्होंने क्या किया, अब ये जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है ना, ये CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में पूछ चुका है, ध्यान रखना, UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में ये स्टेटमेंट पूछ चुका है, 2 बार रिपीट कर दिया, कान खोल के सुन लेना इस चीज़ को। असेंबली ब्रिटिशर के का बनाया हुआ कोई भी कानून, जो ब्रिटिशरों ने हमारे लिए कानून बनाए हैं ना, वो उनमें से किसी भी लॉ को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो उसको कैश कर सकती है, मतलब ख़त्म कर सकती है, या फिर उसको रख भी सकती है। वो अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको रख सकते हैं, अगर कोई ख़राब चीज़ है तो उसको उठा कर बाहर फेंक सकते हैं। मतलब अंग्रेजी में बोलें तो द एक्ट एम्पावर्ड द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया,
ठीक है। जो ब्रिटिशरों की पार्लियामेंट है, उनके वहाँ पे जो अपनी पार्लियामेंट है, उन्होंने जो हमारे इंडिया के लिए जो लॉ बनाए हैं उनमें से किसी भी लॉ को रख भी सकते हैं और बाइकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का डायरेक्ट स्टेटमेंट वहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्टेड था, ध्यान रखना। अब तीसरी चीज़ है कि अब ये असेंबली लॉ भी बनाएगी। ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये लॉ भी बनाएगी। ठीक है। और इस एक्ट से पहले ना ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, ये जो असेंबली है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। ठीक है। अब ये मैंने कहा लॉ भी बनाएगी, मतलब कानून भी बनाएगी। ठीक है। अब ये कानून किस तरह से बना लेगी यार, तो देखो, एक दिन तो ये बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी, दूसरे दिन बैठ के ये IPC बनाती थी। ठीक है। जिसको तुम इंडियन पिनल कोड बोलते हो, जिसको तुम कानून बोलते हो। ठीक है। वो सब ये इसी ने काम किया है। ठीक है। तो ये बेसिकली असेंबली जो है ये बेसिकली फर्स्ट ऐसी असेंबली बनी है जो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे बैठ के काम कर रही है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो यहाँ पे हमारे चेयरमैन कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। जिस दिन बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ना, जिस दिन बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उस दिन हमारे जो चेयरमैन होंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जिस दिन बैठ के हमारा लॉ बनना होगा उस दिन यहाँ पे प्रेसिडेंट बैठेंगे GV मवलंकर। ठीक है, ध्यान रखना। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वहाँ पे प्रेसिडेंट बन के बैठेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिस दिन लॉ बनाने वाला काम करेंगे उस दिन GV मवलंकर। ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें साथ साथ में बता देता हूँ। ठीक है। देखो, अब तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि हम लोगों ने नेशनल फ्लैग जो है वो कब अडॉप्ट किया है, तो 22 जुलाई 1947। इन डेट्स को सीधा सीधा नोट कर लेना। नेशनल फ्लैग हम लोगों ने, थोड़ा बहुत लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। ठीक है। नेशनल फ्लैग ये कब अडॉप्ट किया है, 22 जुलाई 1947, राइट। दूसरा, अगर आपको पूछता है कि नेशनल एंथम ये हमने कब अडॉप्ट किया है, तो ये हमने अडॉप्ट किया है 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950। उसके बाद पूछ लेता है कि नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट किया है। ठीक है, नेशनल सॉन्ग पूछ लेता अगर आपको। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अडॉप्ट किया है 24 जनवरी 1950, सेम डेट, राइट। और उसके बाद जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हैं, इनको 24 जनवरी 1950 को इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट ही हमारे बने हैं इंडिया के, और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के लागू हो गया था। मतलब इसी डेट को हमने लागू क्यों किया, बन तो ये थोड़ा पहले ही गया था। इसी डेट को हमने इसलिए लागू किया क्योंकि 26 जनवरी 1930, जब हिस्ट्री तुम पढ़ते हो तो तुम्हें ध्यान देना है, यहाँ पे चीज़ों को लिंक अप करना है कि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। इसीलिए हम लोगों ने इस डेट का वेट किया था 26 जनवरी का। ठीक है, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करा है। तो ये था फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। होप दैट यू लाइक इट। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, इतना कर दो। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ID बता देता हूँ। ठीक है, ID बता देता हूँ। सीक्रेट सर्वेंट, SECRET सीक्रेट सर्वेंट, इतना डालोगे उसमें भी आ जाएगा 1692। ये मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपको कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड ऑल, यू कैन आस्क मी इजली, राइट। और अगर किसी को पर्सनली पढ़ना है मेरे से, ठीक है, अगर इसको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक पढ़ा रहा है, तो वो भी मेरे को वहाँ पे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।